चलें जी। लैंग ग्राफ को देखते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। लैंग ग्राफ के आपने कॉन्सेप्ट्स अगर समझ लिए, बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो उसके बाद लैंग ग्राफ बहुत ईज़ी हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले देखें व्हाट इज़ एन एजेंट। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये भी एजेंट है, क्या ये भी एजेंट है। तो मैंने ना यहाँ पे एंड्रयू यंग की एजेंट के बारे में जो डेफिनेशन है उसकी कुछ आपको यहाँ पे मेंशन की है। अच्छा, इसको मैं ना अपने वर्ड्स में बताता हूँ सिंपली। एंड्रयू यंग कहते हैं कि हम दो चीजें सिर्फ डिस्कस करेंगे कि एजेंट क्या नहीं है। अगर आपने ये देख लिया ना कि एजेंट किसको नहीं कहेंगे, तो बाकी जो चीजें हैं वो एजेंटिक हैं, एजेंट हैं या एजेंटिक। अच्छा, वो एक और बात कहते हैं कि वर्ब जो है ना, सॉरी, नाउन एजेंट के बजाय बेहतर ये होगा उसको एडजेक्टिव की फॉर्म में कहा जाए, एजेंटिक कहा जाए। एजेंट के बजाय उसको क्या कहा जाए? एजेंटिक। एक एग्जांपल है, आपको मैं कहता हूं कि एक ईमेल लिखें। आप पहला एक सेंटेंस लिखेंगे, उसको फिर आप उस सेंटेंस को देखेंगे कि यार ये मैंने लिखा क्या है, क्या ये सही लिखा है। आप देखते हैं ना उसको, ऐसे ही है ना। आपने जो काम किया उसको उसकी ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसको रीजन कर रहे हैं, क्या ये जो मैंने लाइन लिखी है ये ठीक है। नॉर्मली ऐसे होता है। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि आपने विदाउट बैक स्पेस यूज किए, आप टाइप कर रहे हैं, आप ईमेल लिखें लेकिन आपने बैक स्पेस यूज नहीं करनी, तो आप ईमेल लिखेंगे लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी होगी? कैसी क्वालिटी होगी? मिस्टेक्स होंगी ना, ह्यूमन है, मिस्टेक करता है। अच्छा, एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट में अगर यही वाली बात की जाए, तो अगर हम कोई एक प्रॉम्प्ट एलएलएम को देते हैं, वो उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे हमने कोई कोड का ब्लॉक पेस्ट किया तो उसने कोई एक रिस्पॉन्स जनरेट किया। अब ये जो रिस्पॉन्स है ना, इसको हम कहते हैं सिंपल। अगर मैंने पूछ लिया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, या मैंने उसको कहा कि राइट मी एन एसे अबाउट पाकिस्तान इन 100 वर्ड्स, तो क्या होगा कि वो विदाउट एनी, आप देखें, फौरन से लिखना स्टार्ट कर देता है। अब ये जो मैंने एक प्रॉम्प्ट दी है ना, इसको हम कहते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? कि जो सिंगल हमने एक प्रॉम्प्ट दिया और उसका आंसर ले लिया, इसको क्या कहते हैं? जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। ये वही, इसको अगर हम रिलेट करें, ये उसी तरह से है जिस तरह आप ईमेल लिख रहे हैं विदाउट यूजिंग बैक स्पेस। मतलब आपके ह्यूमन के केस में तो बहुत सारी एरर्स होंगी, लेकिन एलएलएम ये काम बड़े अच्छे जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग पे भी बहुत अच्छा काम करके देता है आपको। बट स्टिल इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, ये चीज समझ आ गई। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है? कि एक सिंगल हमने प्रॉम्प्ट दी, उसका रिस्पॉन्स आ गया। और ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में क्या है? कि हमने विदाउट यूजिंग बैक स्पेस कोई ऐसे लिखा या कोई ईमेल लिखी। अच्छा, जो डेफिनेशन डिफाइन करते हैं ना कि क्या चीज एजेंट है या क्या चीज एजेंट नहीं है, एंड्रयू यंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि सिस्टम विच कॉल एलएलएम ओनली वंस। एग्जांपल, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। क्या चीज एजेंट नहीं है? वो वाले सिस्टम जो एलएलएम को सिर्फ एक दफा कॉल करेंगे, एक बार कॉल करेंगे, वो सिस्टम एजेंट नहीं है। और एजेंट कौन से हैं? उसके बाद का ये जो ये स्पेक्ट्रम है, एक लेफ्ट एक्सट्रीम है जिसमें नॉट एन एजेंट है, और एक राइट एक्सट्रीम है जिसमें एजेंट है। ये स्पेक्ट्रम है। इस नॉट एन एजेंट से जब हम आगे जाते हैं तो ये डिग्री ऑफ एजेंटिक हमारी इंक्रीज होती रहती है। ये वो स्पेक्ट्रम है। अब कोई भी सिस्टम है ना, उसको हम एजेंटिक सिस्टम कैसे कहेंगे? हम ये नहीं कहेंगे कि ये एजेंटिक है या नहीं है। हम उसकी डिग्री ऑफ एजेंटिक बता सकते हैं कि ये कम
कम एजेंटिक है या ये ज्यादा एजेंटिक है। फुली ऑटोनोमस एजेंट जो है वो फुली ऑटोनोमस एजेंट, वो कंप्लीट एजेंट है, ज्यादा एजेंटिक है। डिग्री अगर उसकी कहें तो वो ज्यादा एजेंटिक है। जो कि यहाँ पे कहीं पे लाई करता होगा वो कम एजेंटिक होगा। ये बात समझ में आई कि बजाय एक्सप्लिसिटली कोई ऐसी हार्ड कोडेड डेफिनेशन बनाने के कि एजेंट्स क्या होते हैं, ये एंड्रयू यंग ने क्या की है, ये एक स्पेक्ट्रम हमें बताया है कि नॉट एन एजेंट वो सिस्टम्स हैं जो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, जो एक बार प्रॉम्प्ट लेते हैं उसका रिस्पॉन्स दे देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो एजेंटिक की डिग्री इंक्रीज होती रहती है। सही है। अब राइट एक्सट्रीम पे देखें, ऑटोनोमस एजेंट होंगे, प्लान कर सकते हैं, टूल यूज करेंगे, मल्टीपल इटरेटिव स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग वो कर सकते हैं, मेमोरी होगी उनके पास, ठीक है, वो राइट एक्सट्रीम पे आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में भी कुछ ऐसे सिस्टम होंगे जिसको हम स्टिल एजेंटिक बोल सकते हैं। तो ये एजेंट की डेफिनेशन समझ आइए कि एजेंट को डायरेक्टली एजेंट कहने के बजाय हम डिग्री बता सकते हैं कि कितना एजेंटिक है। हम वर्ड यूज करेंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे एजेंटिक, ठीक है। अच्छा, एंड्रयू यंग हमें कुछ डिजाइन पैटर्न्स बताते हैं, एजेंटिक डिजाइन पैटर्न्स। ये मैं चीजें अभी आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें आपने आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट्स आ गए ना, तो लैंग ग्राफ में जब आप काम कर रहे होंगे तो चीजों को समझना बड़ा इजी हो जाएगा, वहां के कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ आते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, बाकी चीजों को डायरेक्टली हम जाते हैं इसके जो डिजाइन पैटर्न है। पहला है रिफ्लेक्शन। पहले इसकी ह्यूमन के हवाले से इसकी एग्जांपल लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्ट करना, बिल्कुल सही है। आपने अब वही एग्जांपल लेते हैं कि आप एक ईमेल लिख रहे थे, आपने एक ईमेल लिखी, ठीक है। ईमेल की एक लाइन लिखने के बाद आप देखते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं उस ईमेल की लाइन को कि क्या ये मैंने क्या लिखा है। यानी आप अपने काम को खुद ही रिव्यू कर गए, आप अपने काम को खुद से रिव्यू कर गए ना कि मैंने क्या लिखा है। माइट भी पॉसिबल आपके माइंड में कुछ है, नहीं यार ये मिस्टेक है, मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए। आप लिख देते हैं कि ए ओ ए अस्सलाम वालेकुम, ए ओ ए जॉन। फिर आप कहते हैं यार ये तो जॉन है, ए ओ ए लिखने के बजाय मुझे हाय, हेलो, कुछ ऐसा वर्ड यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने जो अपना जो काम था उसी को रिव्यू किया और उसमें इंप्रूवमेंट्स लेके आए। यानी रिफ्लेक्शन अगर एलएलएम के उस कॉन्टेक्स्ट में कहें, एलएलएम रिस्पांस जनरेट करेगा, उस रिस्पांस को फिर रिव्यू करेगा, रीजन करेगा उस रिस्पांस के ऊपर कि क्या जो मैंने रिस्पांस ये लिखा है ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल ऐसे लेते हैं। नॉर्मली हम जो चैट जीपीटी से प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे होते हैं वो किस तरह करवाते हैं, हम कोई एक क्वेश्चन देते हैं, वो उसका रिस्पांस देता है। इसको पहले हमने एक बात की थी जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग की ना, कि एक ही आपने उसको क्वेश्चन बोला, उसने उसका रिस्पांस कर दिया, ये जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग या फॉलो प्रॉम्प्ट्स की बात करते हैं। आपने एक, ये फ्यू शॉट नहीं है, फॉलो प्रॉम्प्ट्स की बात कर रहा हूं। आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसने उसका रिस्पांस दे दिया, लेकिन कितनी बार ऐसे हुआ है कि आप उसी के रिस्पांस में से कहते हैं कि ये बात मुझे समझ नहीं आई, या ये जो आपने कहा है इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो। कितनी बार हुआ है? ये मल्टीपल टाइम्स होता है। होता ही ये है कि आप क्या करते हो, इनफैक्ट आप एलएलएम को ये बोल रहे हो कि जो आपने पिछला रिस्पांस लिखा है उसी को रिव्यू करो और मुझे उसको रिव्यू नहीं, उसके मुझे एक्सप्लेन करो। या वो कोई मिस्टेक कर देता है, आपको वो मिस्टेक नजर आ जाती है, आप उसको बताते हो फॉलो प्रॉम्प्ट्स में कि आपने इस तरह से बोला है, ये एक्चुअल में ऐसे है, मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करो। ऐसे ही है ना। तो ये, इसको भी आप कह सकते हैं ये डायरेक्टली रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप से ह्यूमन करवा गया उससे। लेकिन अगर यही काम सारा
ऑटोमेट हो जाए, एलएलएम खुद करना शुरू हो जाए, बजाय कि ह्यूमन प्रॉम्प्ट्स दे, फॉलो प्रॉम्प्ट्स दे एलएलएम को, ये एलएलएम खुद से ये काम कर ले कि पहले वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करे, उसको देखे कि क्या ये रिस्पॉन्स मैंने ठीक लिखा है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखे, और अगर उसको ठीक लगता है उसको कंटिन्यू करे, अगर उसको ठीक नहीं लगता तो उसको चेंज करे। अगर ये ऑटोमेशन एलएलएम खुद कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये बेसिक फॉर्म ऑफ एजेंट है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक फॉर्म की। एजेंटिक की हमने बात की थी ना, एजेंटिक सिस्टम्स, तो उसमें एजेंटिक की जो डिग्री है ये सबसे कम वाली डिग्री है। ये डिजाइन पैटर्न जो एजेंटिक डिजाइन पैटर्न पैटर्न में पहला पैटर्न है, और लेकिन ये सबसे कम है। इसमें हम क्या करवा रहे हैं? हम रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं एलएलएम को कि अपने ही काम की रिव्यू करे और हमें सही वाला रिस्पॉन्स दे। ठीक है। एंड्रयू यंग ने एक, मैंने ना नीचे उनका ये एजेंटिक डिजाइन पैटर्न्स बाय एंड्रयू यंग, ये मैंने लिंक भी दिया हुआ है। इस लिंक पे भी आप जाके ना यहाँ पे देखेंगे, तो डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। सही है। यहाँ पे एक इमेज है, सिंपली इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है कि, हाँ ये बल्कि ठीक है, ये लाइन से हमने देखना है। कहते हैं, एंड्रयू यंग कहते हैं कि हमने जीपीटी 3.5 जीरो शॉट एक प्रॉम्प्ट दी, एक ही प्रॉम्प्ट दी, उसने उसका 40 जो रिजल्ट जनरेट किया वो 40, उसकी एक्यूरेसी क्या थी? 48.1%। और वही सिंगल प्रॉम्प्ट हमने दी जीपीटी 4 को, तो उसकी एक्यूरेसी क्या हुई, क्या निकली थी? 67%। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्शन को यूज करते हुए कहते हैं कि जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4 की दोनों की एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी? जीपीटी 3.5 की 95% तक चलेगी, लेकिन ये इटरेटिव एजेंट वर्कफ्लो है। इटरेटिव की भी बात करेंगे आगे, कि उसने अपने काम को रिफ्लेक्ट किया। वो वो था, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना रिफ्लेक्शन, वो क्या चीज है? वो डिजाइन पैटर्न है, और इन्होंने यूज क्या किया है? इटरेटिव एजेंटिक वर्कफ्लो। अब उस वर्कफ्लो में वो पैटर्न हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना, कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं। तो कह गए कि इटरेटिव वर्कफ्लो में, यानी एक एजेंट ने अपनी ही चीज को देखा, उसको इम्प्रूव किया, उसको हमने बताया कि इसको देखो कि क्या आपने सही रिस्पॉन्स दिया, उसने अपने काम पे रिफ्लेक्शन की, और जो रिस्पॉन्स दिया उसकी उसकी बेस के ऊपर जीपीटी 3.5 की एक्यूरेसी बता गए हैं कितनी इंक्रीज होगी? 95.1%। ठीक है। वापस आते हैं, अब क्विकली चलते हैं थोड़ा सा। ये तो होगी रिफ्लेक्शन। दूसरी चीज है टूल यूज। टूल यूज क्या है? कि वो एलएलएम एक्सटर्नल टूल को यूज कर सकता हो। दूसरा पैटर्न क्या है? एक्सटर्नल टूल जो है हम एलएलएम के साथ इंटीग्रेट करवा दें, और एलएलएम उन एक्सटर्नल टूल्स को यूज कर सके। जैसे कोई वेब सर्च का टूल हम साथ करवा दें, या कोई आप अपनी फास्ट एपीआई के ऊपर एप्लीकेशन बनाए, उसकी एपीआई, वो टूल आप इसके साथ एलएलएम के साथ इंटीग्रेट कर दें, या कोई वेदर की आप एपीआई इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, जो वेदर की अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे। तो सेकंड डिजाइन पैटर्न क्या हुआ? टूल्स। अच्छा, ये दोनों इजी टू इम्प्लीमेंट है, ये दोनों इजी टू इम्प्लीमेंट है। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है, प्लानिंग वाला और मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन, ये एक तो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, दूसरा इनमें आप ये कह लें कि इतने रिलायबल नहीं है। इनमें डाउट्स क्या है कि ये, अच्छा पहले प्लानिंग को देख लें। प्लानिंग करता क्या है? प्लान करता है कि काम मैंने करना कैसे। आपने इसको एक टास्क दी, आपने इसको कहा मुझे एक ऐसे लिख के दें पाकिस्तान की करंट इकोनॉमी के ऊपर, तो वो क्या करेगा? पहले अपने स्टेप्स बनाएगा, प्लान करेगा कि मैंने इसको कैसे लेके चलना है। वो प्लान करेगा, वो देखेगा कि मैंने वेब सर्च का टूल यूज करना है, मैंने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इंटरनेट से उठानी है। ठीक है। और फिर वो देखेगा कि मैंने डाटा कैसे निकालना है, एक्सट्रैक्ट कैसे करना है इंटरनेट से, वो स्क्रैपर मैं यूज कर लूं। सही है। तो ये सारी प्लान, वो पहले एक जो होगा ना, ये एजेंट होगा, वो प्लान करेगा ये सारे स्टेप्स। सही हो गया। अब ये प्लानिंग वाला जो काम है, अब
प्रॉब्लम यहाँ पे इसको रिलायबल इसलिए ज़्यादा नहीं कहते कि कम रिलायबल है, क्योंकि ये हर बार नया जनरेट कर सकता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये एलएलएम खुद प्लान करेगा ना। तो एलएलएम का रिस्पॉन्स क्या होता है? डिफरेंट होता है ना। तो ये सेकंड टाइम कुछ और प्लान करे। इसी तरह से चेन ऑफ थॉट्स की जो बात है ना, चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन टास्क इनटू सब टॉपिक्स। एक बड़ी टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर लिया, जैसे अभी हम बात कर रहे थे प्लानिंग के केस में ही, कि उसको हमने एक ऑब्जेक्टिव दिया कि आपने 100 वर्ड्स का ऐसे लिखना है किसके ऊपर? एक करंट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। तो उसने उसको डिवाइड कर लिया डिफरेंट स्टेप में, मैंने क्या-क्या काम करने हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए। मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन किया, जिसमें डिफरेंट एजेंट्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं, मिलके काम करते हैं। एक एजेंट कोई काम कर रहा है, अब दूसरा एजेंट कुछ और काम कर रहा होगा, उन दोनों का काम मिलके ओवरऑल वो कोलैबोरेट करके किसी एक गोल को अचीव कर रहे हैं। मल्टी एजेंट क्या करें? मल्टी एजेंट डिजाइन पैटर्न में क्या होगा? डिफरेंट एजेंट्स सब टास्क करें, लेकिन एंड पे वो कोलैबोरेट होके किसी एक अल्टीमेटली किसी एक एंड गोल को अचीव करें। अगर इसकी मैं आपको मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे देखें एक फ्लो है, एक एजेंट है, अभी एजेंट कहेंगे हम इसको। एक एजेंट है प्लानर, ये क्या करता है? प्लान करता है कि क्या क्या काम करने हैं। आपने यूजर ने क्योंकि दी, इसी की बात करते हैं कि 100 वर्ड्स का ऐसे लिख के दे ऑन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। यूजर की क्यूरी आई, ये एजेंट है, इसने प्लान किया कि क्या क्या काम कराने हैं, ठीक है। उसकी बेस के ऊपर इसने कॉल कर लिया कि अच्छा पहले तो मैं वेब सर्च करवाऊं, जितना भी वेब के ऊपर डाटा मौजूद है, लेटेस्ट डाटा वो निकाल लेते हैं। तो वेब सर्च के ऊपर, अब वेब सर्च की जगह कोई और भी, अगर आपकी सर्च क्यूरी, अब आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, आप इसमें रैग वाला भी काम कर सकते हैं कि लैंग चेन में आपने एप्लीकेशन बनाई रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन की, जिसकी हमने स्टार्ट में बात की थी लैंग चेन के टाइम पे। वो आपने बना ली, वो क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं, वो वेक्टर डाटाबेस से वो ला के देगा। एनी हाउ, तो पहले क्या करना है? पहले सारा डाटा एक्स्ट्रा रिसर्च करनी, उसको वेब सर्च करनी है। ये टूल है वेब सर्च का। उसके बाद एक रिसर्चर का हमारे पास एजेंट है, जितने भी वेब सर्च के रिजल्ट्स आए, उसने उस पे रिसर्च की कि किसके ऊपर अप टू डेटेड डाटा मौजूद है, किसका डाटा ऑथेंटिक है, उसमें रेफरेंसेस हैं, तो मुझे वो वाला यूज करना चाहिए। उसने एक लेट से उसने विकिपीडिया का लिंक सेलेक्ट कर लिया कि ये वाला जो लिंक है या ये वाला जो साइट है, वेब है, इसके ऊपर लेटेस्ट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है विद रेफरेंसेस। रिसर्चर ने वो वाली इंफॉर्मेशन एक टूल में पास कर दी। अब वो क्या वेब स्क्रैपिंग टूल है, पांडा का ब्यूटीफुल सूप भी हो सकता है या कोई भी पाइथन का स्क्रैपर हो सकता है, जो क्या करता है उस लिंक के ऊपर यूज करते हुए जितना भी डाटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस पेज की, वो सारी एक्सट्रैक्ट करके लाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसकी ये इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट होगी, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पास होगी रिपोर्टर को। अब ये एक फंक्शन है, ये सिंपल क्या करेगा? इंफॉर्मेशन लेगा और एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा। सिंपल काम कर रहा है। ये एलएलएम भी हो सकता है कि एलएलएम को आपने डाटा दिया, अब मैंने देखो कलर चेंज किए हैं। अब एजेंटिक वाली जो डेफिनेशन है ना, हम उसके हिसाब से देखें, ये लगता है ये काम कर रहा है, एजेंटिक काम कर रहा है। ये तो टूल है, ये भी एजेंटिक काम कर रहा है कि ये देख रहा है, रीजन कर रहा है कि कौन-कौन से जो वेब लिंक्स आए हैं, वो उनमें किसमें रेफरेंसेस हैं, किसमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट ये पिंक वाला, ये भी टूल है। अब यहाँ पे मैंने फिर कलर चेंज कर दिया। अब ये क्या चीज़ है? ये कोई फंक्शन है जिसमें एलएलएम है। हम ना लैंग्राफ में इनको नोड्स कहेंगे, लेकिन मैं अभी इनको नोड्स नहीं कहेगा। अच्छा, ये एलएलएम है, इसमें आपने सारा डाटा दिया और उसको कहा कि रिपोर्ट जनरेट कर दो। सिंपल, एजेंटिक वाला काम तो नहीं करा ना। इसने रिपोर्ट जनरेट करके दी। यहाँ पे एक और एजेंट है। ये वाला जो नोड है ये एजेंट है। ये क्या कर रहा है?
ये जो रिपोर्टर ने रिपोर्ट जनरेट की उसको वैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या जिस लेवल की यूजर को चाहिए उस लेवल की रिपोर्ट जनरेट हुई है, क्या जो इन्फॉर्मेशन है बीच में वो ऑथेंटिक है, क्या मैच करेगा, ये रीजन करेगा उस रिपोर्ट के ऊपर। अगर तो इसको रिपोर्ट ठीक लगेगी तो ये फाइनल रिपोर्ट जनरेट होके यूजर को चली जाएगी। अगर इसको लगता है कि इस रिपोर्ट में मसले हैं, अब वो देखें। अच्छा, ये जो सागा है ना, ये काम, ये इसको इटरेटिव वर्कफ्लो कहते हैं। आइटरेटिव लोग अक्सर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इटरेटिव होता है एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन। इटरेटिव वर्कफ्लो इसमें देखें, ठीक है। अब रिव्यूअर डिसाइड करेगा कि इस रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट जनरेट किया इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। माइट भी पॉसिबल उसमें रिसर्चर के एंड पे प्रॉब्लम्स हो कि उसकी रिसर्च अच्छी नहीं है, इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं है, या प्लानर के एंड पे प्रॉब्लम हो कि वो प्लान नहीं सही हुआ था जिसकी वजह से रिपोर्ट अच्छी जनरेट नहीं हुई। ये रिव्यूअर का जो एजेंट है ये डिसाइड करेगा, और उस डिसीजन के बाद या तो रिसर्चर को कॉल करेगा या फिर प्लानर को। ठीक हो गया। तो ये एजेंटिक वर्कफ्लो है, ये मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन है। एक एजेंट ये है, देखें, ये काम अपना कर रहा है, ये अपना कर रहा है, ये कोलैबोरेट कर रहे हैं और अचीव क्या कर रहे हैं, एक बड़ा टास्क, बड़ा ऑब्जेक्टिव। 100 वर्ड्स का ऐसे लिखना है इन्होंने ऑन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, और ये अपना काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, रिव्यू कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट टूल्स हम बीच में यूज कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। ये तो हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी, अब लैंग ग्राफ के ऊपर आते हैं। अब यहां से हमारा लैंग ग्राफ स्टार्ट हो गया। ये एजेंटिक वर्कफ्लो, एजेंटिक सिस्टम है, इसमें डिफरेंट एजेंट्स हैं। यह देखो, कंपाउंड एआई सिस्टम एजेंट से पहले आता है। जो हम कस्टम जीपीटी जो यूज कर रहे थे ना, हम उसको कंपाउंड एआई सिस्टम कह सकते हैं। उसमें रीजनिंग नहीं होगी, उसमें मेमोरी नहीं है। कंपाउंड एआई सिस्टम में मेमोरी नहीं है, रीजनिंग नहीं होगी। ठीक है। जब हम री और एक्ट वाला जो बड़ा फेमस है ना, री एक्ट, रिएक्ट, जब ये काम हम बीच में ऐड कर लेते हैं ना, रीजनिंग और एक्शंस और रेपिटेटिव एक्शंस इटरेशंस में, तब हम कहते हैं कि ये एजेंटिक वर्कफ्लो है। कंपाउंड एआई सिस्टम में ये दोनों काम नहीं हो गए। अच्छा, उसमें देखें, मेमोरी है, नहीं है, रीजनिंग भी नहीं होगी उसमें, उसमें इटरेशन भी नहीं होगी, वर्क इटरेटिव काम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इटरेटिव काम होगा कि अगर कोई काम गलत हो गया है, कोई काम अप टू द मार्क नहीं है, तो उसको इटरेशंस में इंप्रूव किया जा रहा है दोबारा से। ठीक है। अच्छा, आगे चलें। लैंग ग्राफ, ग्राफ क्या चीज है, पहले तो ग्राफ को समझ लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में, यहां पे नीचे देखें, कंप्यूटर साइंस में ग्राफ स्ट्रक्चर क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इस इसको आप, मैंने हाईलाइट किया, इसको बस देखें, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ग्राफ स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस में इसको कहते हैं। अच्छा, लैंग ग्राफ से पहले एक ग्राफ की और एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हमने कुछ डाटाबेसेस पढ़े हैं, रिलेशनल डाटाबेसेस पढ़े हैं सबने। रिलेशनल तो सब नहीं पढ़े हैं ना, पोस्टग्रेस भी किया है। जो क्वार्टर 3 वाले हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट बेस्ड डाटाबेसेस भी देखे हैं, मोंगो डीबी देखे हैं ना क्वार्टर 3 वालों ने, या भूल गए हैं? देखें, हमने किया था ना, एक प्रोजेक्ट किया था मोंगो डीबी का, लास्ट क्लास थी जो। अच्छा, उसके बाद एक तीसरी किस्म के डाटाबेसेस भी होते हैं, ग्राफ डाटाबेसेस। अगर आपको ग्राफ डाटाबेसेस की समझ आ गई तो आगे जो लैंग ग्राफ के अंदर ग्राफ है वो उसकी समझ आ जाएगी। मैं ओपन करता हूं, एक कोई इमेज ओपन कर लेते हैं, ग्राफ डाटाबेसेस, और कोई भी इमेज निकाल लेते हैं। बड़े मजे मजे की इमेजेस हैं। ये वाला करते हैं। ओहो, ये तो बहुत, ये रहा।
अच्छा, ग्राफ डेटाबेस में होता क्या है कि आपके पास ना एक एंटिटी होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ ये एक यूजर की एंटिटी है। एक एंटिटी है यूजर। रिलेशनल डेटाबेसेस में हमारे रिलेशंस टेबल्स की फॉर्म में होते हैं ना। टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप होता है, प्राइमरी की, फॉरेन की। डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस में हम क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ऐसे ही है ना। ग्राफ डेटाबेसेस में हम क्या करते हैं? एक एंटिटी होती है यूजर की। फॉर एग्जांपल ये यूजर की एंटिटी है। उसमें क्या होगा? कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। यूजर का नाम आ गया, कुछ और प्रॉपर्टीज उस यूजर ने पोस्ट एक की है, पोस्ट वन, पोस्ट, ये जो पोस्ट की है उसने। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि डिफरेंट एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ये एंटिटी एक एंटिटी है यूजर की जिसका नाम है मैट। एक दूसरी एंटिटी है जिस यूजर की ही एंटिटी है जिसका नाम है सारा। इनमें रिलेशनशिप क्या है? कोई रिलेशनशिप हो सकता है। आप लोगों ने फेसबुक यूज किया है, लिंक्डइन यूज किया है। उसमें क्या काम होता है? फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, यही चीजें होती है ना। पहले तो बिल्कि इवन ये भी आता था कि सुहेल साहब है, उनकी फ्रेंड लिस्ट में मैं हूं। तो सुहेल साहब को रेहान के फ्रेंड्स भी नजर आते हैं। सुहेल साहब किसके फ्रेंड है? सुहेल साहब के फ्रेंड्स में एक मैं हूं, मेरे आगे फ्रेंड्स में उस्मान साहब है और डिफरेंट लोग हैं। उनके फ्रेंड्स में आगे ये कंप्लीट एक क्या चीज बन गई है? रिलेशनशिप बन गए ना, ग्राफ बन गए। ठीक है। तो यहां पे क्या होगी? एंटिटी। और ये क्या डिफाइन करता है? रिलेशनशिप। ये क्या डिफाइन करता है? रिलेशनशिप को। ये चीज क्लियर होगी ग्राफ डेटाबेस में। अब यही हम जाते हैं, अब देखते हैं कि लैंग ग्राफ में क्या होता है। अच्छा, ग्राफ, लैंग ग्राफ की अगर हम बात करें ना, तो उसमें जो ग्राफ है ना वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हमारे एजेंटिक वर्कफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ जो होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एजेंटिक वर्कफ्लो को। यानी हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ग्राफ उस उन डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके एक कोई फ्लो बनेगा ना हमारा, कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करेगा, उसके बाद क्या काम होना है, कौन से काम पैरेलल में हो गए हैं। तो एक कोई फ्लो होता है ना। फ्लो डायग्राम हम बनाते होते हैं ना। मार्क बड़ी बनाता है एक्सकेलीड्रॉ में, ये पेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनाने के लिए एक फ्लो बनाता है उसका। नहीं, अच्छी बात है। यूजर कैसे लॉगिन होगा, रजिस्टर होगा, फिर लॉगिन होगा, फिर उसकी ईमेल वेरीफाई होगी। तो मतलब इस तरह से एक फ्लो बनाता है। तो जो लैंग ग्राफ में ग्राफ है ना, वो इनफैक्ट क्या है? एजेंटिक वर्क फ्लो है। वो क्या चीज है? वो वर्क फ्लो है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस सीक्वेंस में एक्टिविटीज उसमें परफॉर्म होगी। ये बात समझ में आ गई? सिर्फ वो ग्राफ क्या चीज है? ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी। हाँ, ये देखें। ये जो है ना, ये एक ग्राफ है। ये क्या चीज है? ये लैंग ग्राफ का एक ग्राफ है। अब ये क्या देखें? ये वर्क फ्लो बता रहा है। यहां से स्टार्ट हुआ। ये पॉसिबल आगे कंडीशनल वर्क फ्लोज भी हैं इसमें। ठीक है। ये कंडीशनल वर्क फ्लोज भी हैं कि अगर ठीक हुई तो फाइनल रिपोर्ट जनरेट होगी, अगर ना हुई तो वो उस पर मजीद कंडीशन होगी कि वो रिसर्चर को देना है या प्लानर को देना है। तो ये जो है ना, ये कंप्लीट क्या चीज है? लैंग ग्राफ में इसको हम क्या कहेंगे? लैंग ग्राफ में हम इसको, हाँ, लेकिन नाम क्या है इसको? ग्राफ हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्राफ। लैंग चेन में इस चीज को क्या कहते हैं? ग्राफ। ठीक है। नेक्स्ट टाइम। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। लैंग ग्राफ में ग्राफ के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये आपने समझने हैं। तीन मेन कंपोनेंट्स हैं: स्टेट, नोड्स और एजेस। रिपीट करें। स्टेट, नोड्स और एजेस। अच्छा, स्टेट क्या चीज है? स्टेट एक्चुअल में देखें, एक यूजर की इनपुट आया ना, कोई यूजर की क्यूरी आती है। यहां पे हम बना लेते हैं कि ये स्टेट है हमारी। यूजर की क्यूरी आई, वो हम यहाँ पे लिख दें कि यूजर की एक क्यूरी आई है। कौन सी क्यूरी आई है? ठीक है। सिंपल सा यूजर क्यूरी।
उसकी कोई क्यूरी है, यहाँ पे आ गई। उसके बाद हम कहते हैं कि प्लानर है एक हमारा, ये एजेंट है या एक नोड है, इसने कोई काम किया नोड 1, वो अपनी क्या करेगा, जो भी काम किया उसको अपडेट कर देगा। अगला नोड है, ये सारे इसमें नोड हैं, उसने कोई काम किया वो उसको अपडेट कर देगा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ये स्टेट है, हमारे ग्राफ की स्टेट यहाँ पे शो हो रही है। क्या चीज़ है ये, स्टेट है। क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, किसने क्या काम किया। अभी शॉर्टकट में ये समझ लें कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो जो काम होता जाएगा वो इस स्टेट में अपडेट होता जाएगा। और ये स्टेट हम पास कैसे करते हैं, ये हम डिफरेंट नोड्स में पास करते हैं। पहले नोड्स को समझ लेते हैं, फिर स्टेट समझना आसान हो जाएगी। नोड्स पे पहले आते हैं। लैंग ग्राफ में नोड्स क्या है, सिंपल पाइथन के फंक्शंस हैं। क्या चीजें, पाइथन के फंक्शंस हैं। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा अपना, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। इसमें कितने नोड हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नोड हैं। ये स्टार्ट और एंड भी वैसे नोड होते हैं लेकिन वर्चुअल होते हैं, ये आगे बताएंगे। 7 नोड्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे कितने नोड्स हैं, 7 नोड्स हैं। ये एक्चुअल में क्या है, पाइथन के फंक्शंस हैं। अब ये नोड टूल भी हो सकता है। नोड क्या क्या हो सकते हैं, नोड क्या क्या हो सकते हैं, टूल हो सकता है। नोड क्या हो सकता है, और एजेंट हो सकता है। नोड क्या हो सकता है, और सिंपल एलएलएम हो सकता है। एलएलएम पावर्ड नोड, और मजीद क्या हो सकता है, एलएलएम विद टूल, विद फंक्शनैलिटी ऑफ टूल कॉलिंग। कोई एलएलएम के अंदर भी टूल कॉलिंग की फंक्शनैलिटी होती है ना, जैसे ओपन एआई के एलएलएम्स में है, जेमिनाई में भी है। एक तो सिंपल एलएलएम है, उससे आपसे क्वेरी करवाते हो। एक एलएलएम है जो टूल्स को भी कॉल कर सकता है, वो एक अलहदा से, एलएलएम विद टूल एक अलहदा है। ये वो भी एक नोड हो सकता है। सिंपल एलएलएम भी नोड हो सकता है। सिंपल कोई, जैसे ये कोई टूल, एक्सटर्नल टूल है, जैसे आपकी फास्ट एपीआई पे कोई आपने अपनी एप्लीकेशन बनाई है, टू डू की आपने बनाई थी, उसकी एपीआई बनी थी, आप उसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। वो भी आपका एक टूल कंसिडर होगा। क्या होगा, एक्सटर्नल टूल होगा, वो भी नोड उसके ऊपर भी हो सकता है। अच्छा, नोड में एजेंट भी हो सकता है, नोड में एजेंट भी हो सकता है। अब आप अगर इस डेफिनेशन में चले जाएंगे कि अब नोड में हमने किस टाइम ये चीज, ये वाला फंक्शन बनाया है, तो एलएलएम यूज करें तो क्या ये एजेंट होगा या नहीं होगा, इस डेफिनेशन में अगर जाएंगे ना, तो फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। आपने माइंड में यही रखना है जो हमने स्टार्ट में, इसलिए मैंने स्टार्ट में आपको एक चीज बताई थी कि एंड्रयू यांग क्या कहते हैं कि हम डिफाइन करते हैं एजेंट, डिग्री ऑफ एजेंटिक, कि कितना एजेंटिक हो सकता है। ठीक है, आपने माइंड में वो रखना है। आपने ये इसमें नहीं जाना कि क्या ये एजेंट है नहीं है। एक्चुअल में नोड क्या चीज है, पाइथन का फंक्शन है। लैंग ग्राफ में नोड क्या चीज है, पाइथन का फंक्शन है। आगे आ जाते हैं। पाइथन फंक्शंस दैट इनकोड द लॉजिक ऑफ योर एजेंट्स, या टूल्स भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा है लॉजिक ऑफ योर एजेंट्स, टूल्स भी हो सकते हैं। दे रिसीव द करंट स्टेट एज इनपुट, परफॉर्म सम कंप्यूटेशन और साइड इफेक्ट्स एंड रिटर्न अपडेटेड स्टेट। अब आपको स्टेट की समझ आई। स्टेट क्या है, इस पूरे फ्लो के अंदर स्टेट ग्लोबल एक आप समझ लें कि ऑब्जेक्ट है, जिसमें हम जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, उसका आउटपुट हम अपडेट करें। यहाँ पे सबसे पहले यूजर ने क्यूरी की, तो स्टेट में यूजर की क्यूरी आ गई। ये पूरी की पूरी स्टेट पास की प्लानर को। प्लानर ने ये स्टेट लिया ना जब, तो उसको पता चल गया कि यूजर ने क्या क्यूरी की है। उसने क्या किया, उसकी बेस के ऊपर कोई एक्शन लिया, कंप्यूटेशन की या एक्शन लिया। जो एक्शन लिया उसने इस स्टेट में वो एक्शन अपना अपडेट करके नोड 1 में अपडेट करके वो क्या किया, वो पास कर दिया नेक्स्ट नोड को। ये क्या चीजें हमारे नोड्स हैं। अच्छा, इसको और भी सिंपल करते हैं। अभी ये ग्रीन और ग्रे जो हो गया ना, ये बाद में देखेंगे, लेकिन आप सिंपल देखें।
हमारा एजेंट, हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। यूजर क्या करता है, क्यूरी करता है, वो स्टेट में आती है। जैसे ही हमारे फर्स्ट नोड के ऊपर स्टेट आती है, वो स्टेट को लेता है, एक्टिव होता है, कोई कंप्यूटेशन करता है और स्टेट को क्या कर देता है, अपने जो फ्लो में है नेक्स्ट आगे जो भी नोड है उसको पास कर देता है। यहां तक क्लियर है? अब ये स्टेट किसके, इस स्टेट में क्या क्या चीज है, यूजर की क्यूरी भी है और क्या चीज है इसमें, और जो पहले नोड ने काम किया उसका आउटपुट भी है। वो दोनों अपडेटेड स्टेट किसको पास हुई, नोड 2 को। नोड 2 ने क्या किया, उस स्टेट को लिया, फंक्शनैलिटी, कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की और उस स्टेट को आगे पास कर दिया। अच्छा, ये कंडीशन की बेस पे पास होगा तो वो बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप स्टेट देखें कैसे फ्लो करती है। वो नेक्स्ट अपने फ्लो में जो नेक्स्ट नोड था उसको पास होगी। उसने स्टेट को लिया, उसने क्या किया, थर्ड अपना जो था इनपुट ऐड किया, जो भी आउटपुट था उसका वो ऐड किया स्टेट में और आगे नेक्स्ट स्टेट को पास कर दिया। और एंड पे जाके वो स्टेट कहाँ चलेगी, उसका आउटपुट में हमने जो भी स्कीमा, आउटपुट का स्कीमा बनाया होगा उसमें हमने करवा के यूजर को आउटपुट दे दिया। इस पे आते हैं, ये अभी नहीं पूछना, ये आगे जब कोड में करेंगे ये पूछना है। इसके पास सारे होंगे, सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। प्रॉब्लम पता क्या है, स्टेट में हम मैसेजेस को अपेंड भी कर सकते हैं, हम इसको मैसेजेस कहते हैं। मैसेजेस को अपेंड भी करते हैं और मैसेज ओवरराइड भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी जब हम एग्जांपल करेंगे आपको स्टेट की समझ आएगी, स्टेट भी दिखाएंगे। लेकिन ये पता चल गया कि हर नोड को इनपुट क्या मिलेगा, स्टेट, और आउटपुट क्या मिलेगी, आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या होगा उसका, जो भी आउटपुट होगा स्टेट में अपडेट होगा, उस नेक्स्ट नोड को वो वाली स्टेट इनपुट हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, वापस आते हैं। नेक्स्ट है हमारे, अच्छा अभी ये हमारे स्टेट और नोड्स क्लियर हो गए, आपको स्टेट क्या होती है, नोड्स क्या होते हैं। अब जब हम ग्राफ डीबी की बात कर रहे थे तो उसमें ये जो एंटिटी थी ये समझ लें हमारा क्या था, ये अब हो गया हमारा लैंग ग्राफ में नोड हो गया। लेकिन ये नोड किसी के साथ कनेक्शन तो है ना इसका। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आ जाए, एक पिक्चर से चलते हैं, ओ, वो गायब भी होगी स्टार्ट में, नहीं, वो कहीं मेरे ख्याल से आगे पीछे होगी है, चलें इसमें कहीं पे होगी, ये इसको देख लेते हैं, इसी को। हाँ, ये अच्छा है, एजेस भी आ जाएंगी इसमें। नहीं, ये सही है, इसमें एजेस भी आ गई ना, वो समझाना आसान है। अच्छा, अब देखें, एक नोड का जो दूसरे नोड के साथ रिलेशनशिप हमने बनाना है, जो कनेक्शन हमने बनाना है, उसको हम क्या कहते हैं, एज, एजेस। एक नोड का दूसरे नोड के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं, एजेस। अब जब हम अपना ग्राफ बनाएंगे, यहां पे एक नोड था तो हमने बना लिया कि वो पाइथन का फंक्शन है। हमने एक नोड को क्या कहा, साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोड को हमने क्या बोला है कि वो क्या है, पाइथन का फंक्शन है। ठीक है, अब उस नोड को हमने कनेक्ट करवाना है किसी दूसरे नोड के साथ, यानी किसी एक पाइथन के फंक्शन को दूसरे पाइथन के फंक्शन के साथ कनेक्ट करवाना है। तो कनेक्शन कैसे बनाएंगे, एजेस के थ्रू बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, एजेस बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, एजेस बनानी पड़ेंगी। अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी क्या चीज है। लेकिन एजेस क्या डिफाइन करती हैं, रिलेशनशिप। इनफैक्ट ये वर्क फ्लो भी डिफाइन कर रही है कि कैसे आपका वर्क फ्लो जा रहा है। एजेस आपका कंप्लीट वर्क फ्लो भी डिफाइन कर रही है, रिलेशनशिप भी डिफाइन कर रही है। ठीक है, अब एजेस की टाइप्स हैं कुछ, एजेस की चार टाइप्स की एजेस हैं। एक है नॉर्मल एज, नॉर्मल एजेस क्या होती हैं कि ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन है। या ये देख या ये देख लें, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन है, सिंपल कनेक्शन है, कोई इस पे लॉजिक लगी हुई है,
नहीं, इसने अपना जो आउटपुट है डायरेक्टली नेक्स्ट इसका नोड कौन सा है, ये वेब सर्च टूल, इसने अपना आउटपुट इसी को देना है ना। तो ये जो इनकी ये एज बन गई है इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल एज है। लेकिन यहां पे आए, नोड 1 से दो ब्रांचेस निकल रही हैं, ये वाली एक नोड 2 को जा रही है, दूसरी नोड 3 को जा रही है, ऐसे ही है। अब ये ब्रांचेस देखें, यहां पे कुछ फॉलो होगा बेस्ड ऑन सम लॉजिक, किसी लॉजिक के बेस के ऊपर डिसाइड होगा ना कि कौन सी ब्रांच को फॉलो करना है। नोड 1 ने आउटपुट भेजना है तो वो किसी एक पे भेजेगा ना, इस केस में, इस सिनेरियो में कोई एक पाथ फॉलो होगा, या ये वाला होगा या ऊपर वाला होगा, ऐसे ही है। तो यहां पे जो एजेस बनती हैं इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल एजेस। क्या कहते हैं, कंडीशनल एजेस। यहां तक क्लियर है? ओके। अब ये कंडीशनल एजेस के अलावा भी दो और होती हैं, एंट्री पॉइंट और कंडीशनल एंट्री पॉइंट। इसको आप पढ़ लीजिएगा, अभी ना अभी इस पे हम बात नहीं करते क्योंकि फिर ज्यादा वो चीजें हो जाती है ना। लेकिन ये रिलेटेड है कि हमारे एप्लीकेशन में एंट्री कहाँ से मिलेगी। अभी तो ये नोड 1 एक है ना, मल्टीपल भी हो सकते हैं। जब मल्टीपल हो सकते हैं तो वहां पे कौन सी एज लगेगी, कंडीशनल एज। मल्टीपल है और एंट्री पॉइंट के लिए, सिंपल के लिए नॉर्मल लगेगी। तो ये देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, कि एक सिंपल सिंपल एक ग्राफ बनाते हैं। लैंग ग्राफ में एक सिंपल ग्राफ बनाते हैं, ये वाला। ठीक हो गया? जब हम कोड में इसको बनाएंगे ना, लैंग लैंग ग्राफ के थ्रू, तो आसान हो जाएगा। अच्छा, जब भी आपने कोई इस तरह का एजेंटिक वर्कफ्लो बनाना है ना, तो सबसे पहली चीज क्या बनानी है, सबसे पहले चीज माइंड में जो लॉजिक बना गए हैं ना आप, उसको आपने इस फॉर्म में ले आए, पेपर के ऊपर कर लें, या आप अपना अगर फ्लो बना लेंगे ना, तो आपको कोड करना बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे ही है ना मार्ग, जब आप वर्क फ्लो बनाते हो यूजर का कि कैसे वो रजिस्टर होगा, कैसे लॉगिन होगा, हसनैन, अगर आप वर्क फ्लो बना लो पेपर पे यूजर का, कैसे वो रजिस्टर हो, कैसे लॉगिन होगा, तो क्या कोड करना आसान नहीं हो जाता? ऐसे ही है। तो अगर आप इस तरह का अपना पहले से एक वर्क फ्लो बना लोगे ना, तो आसान हो जाता है। शायान के लिए सिर्फ मुश्किल होता है, बाकियों के लिए आसान होता है। ओके। तो हमने अभी ये एक वर्क फ्लो बना लिया है। ठीक है, कि मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ, उसमें मेरा फ्लो ये होगा कि कोई भी क्यूरी नोड 1 को जाएगी, और वहां से कंडीशनल एजेस हैं, क्यूरी की बेस के ऊपर डिसाइड होगा कि नोड 2 को आउटपुट जाना है या नोड 3 को जाना। ठीक है, अब इसको बनाते हैं कोड में। अब लैंग ग्राफ हम स्टार्ट करने लगे हैं थ्रू कोड। सबसे पहले क्या करेंगे, लैंग ग्राफ का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। लैंग ग्राफ का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ये ऊपर मैजिक फंक्शन है नोटबुक का, ये क्या करेगा, आउटपुट नहीं देगा। माइनस क्यू यू वो डिटेल्ड आउटपुट होता है, उससे क्वाइट मोड में माइनस क्यू वो होता है, यू होता है अपग्रेडेड। ठीक है, लेकिन अगर ये भी साथ लिख लें तो बिल्कुल ही, ये बिल्कुल सही वाली फिर वाइफ बनती है, जो बिल्कुल बहुत बिल्कुल क्वाइट मोड में होती है। बोलता बेचारा हस्बैंड किधर बोलता सर। ये हमने पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। हमने क्या किया, पैकेज इंस्टॉल कर लिया लैंग्राफ का। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने सबसे पहले एक स्टेट बनानी है, अपने कंप्लीट ग्राफ की एक स्टेट बनानी है। सबसे पहला क्या काम करना है, स्टेट बनानी है। ओके, वो किस तरह से बनाते हैं, यहां पे टाइपिंग के मॉड्यूल से हमने टाइप डिक्ट यानी टाइप्ड डिक्शनरी हमने एक इंपोर्ट की है। अब ये टाइप्ड डिक्शनरी क्यों इंपोर्ट की है, आप लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट में इंटरफेसेस और टाइप्स पढ़ी थी ना, उसमें ऑब्जेक्ट्स को आप लोग कीज को भी टाइप देते थे, उसकी वैल्यूज को भी टाइप देते थे।
टाइप सेफ्टी ऐड करने के लिए, ऐसा था ना ऐसा? तो समझ लें कि टाइप डिक्ट क्या होगी हमारी, वो एक किस्म का इंटरफेस है फॉर द टाइम बीइंग। ये समझ लें पाइथन में हमने टाइप डिक्ट क्या चीज है, डिक्शनरी है जिसकी कीज की भी टाइप होगी और वैल्यूज की भी टाइप होगी। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करें, हम एक क्लास का स्कीमा बना रहे हैं। क्या चीज बना रहे हैं हम? सॉरी, क्लास कह रहा हूं, स्टेट का स्कीमा बना रहे हैं। क्या चीज बना रहे हैं हम? स्टेट का स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? सिंपली एक क्लास हम बनाते हैं, वो स्कीमा कहते हैं, उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं ना। तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा हमने स्टेट। उसके अंदर हमने पास कर दिया टाइप डिक्ट, ठीक है, और अंदर हमने एक की पास कर दी ग्राफ स्टेट। इसके अंदर हम एक की कौन सी देंगे? ग्राफ स्टेट, जिसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। ये एक स्कीमा बनाया हमने स्टेट का। क्या चीज बनाई अभी? क्लास बनाया, स्कीमा बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने करने नोड क्रिएट। क्या चीज करनी है हमने? हमारा ये काम हो गया, स्टेट बन गई, अब हमने नोड क्रिएट करने हैं। तो नोड क्या होते हैं पाइथन में? फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये आप सारी चीजें ना पढ़ते रहिएगा। और नोड इनपुट में क्या लेंगे? स्टेट लेंगे। तो इट मींस कि हमने जो फंक्शन बनाना है उसके आर्गुमेंट में, उसके अभी अभी तो पैरामीटर कहेंगे ना, उसके पैरामीटर में क्या चीज पास करनी है? स्टेट पास करनी है। तो यहां पे हमने क्या किया, पहले एक फंक्शन बनाया नोड वन के नाम से, डिफाइन नोड वन। अपना उसमें पैरामीटर क्या डिफाइन किया कि जो भी स्टेट होगी वो कंप्लाई करनी चाहिए स्टेट के स्कीमा के साथ। यानी अगर नोड वन में कोई ऐसी स्टेट पास हो, ऐसी स्टेट पास हो जिसमें अच्छा चले, ग्राफ अंडरस्कोर स्टेट यही नाम रखा था ना, और उसकी वैल्यू हो हेलो। अगर ऐसी स्टेट कोई मैं नोड वन में पास करूंगा तो ये एक्सेप्ट करेगा। लेकिन मैंने ऐसी स्टेट पास कर दी, कोई ग्राफ स्टेट के बजाय मैंने लिख लिख दिया लैंग ग्राफ, ऐसे कोई नाम लिख दिया, तो ये वहीं पे एरर जनरेट कर देगा। ये वहीं पे एरर जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि हम स्टेट वाली टाइप दे रहे हैं, और स्टेट वाली टाइप क्या चीज कह रही है कि स्टेट की स्कीमा में जो की होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ग्राफ स्टेट। तो इसलिए हमने टाइप डिक्ट यूज की थी, ठीक है, टाइप सेफ्टी के लिए। यानी जो भी ये स्टेट लेगा वो इस स्कीमा को कंप्लाई करती करना चाहिए उसे, अदरवाइज हमें एरर आ जाएगा। सिंपल, मैं एक प्रिंट करवा रहा हूं नोड वन, और इस फंक्शन में स्टेट आएगी, रिटर्न क्या करेगा? ग्राफ स्टेट के अंदर, ग्राफ जो हमारी स्टेट है उसमें एक की होगी। स्टेट इनफैक्ट क्या है हमारी? ये स्टेट एक डिक्शनरी है। स्टेट क्या चीज है अब? डिक्शनरी है, जिसमें एक की कौन सी है? ग्राफ स्टेट के नाम की की है। तो मैं ये कह रहा हूं कि नोड वन आउटपुट क्या देगा? ग्राफ स्टेट की के अंदर वैल्यू क्या दे देगा? वैल्यू क्या दे देगा? आई एम। वैल्यू क्या दे देगा? आई एम, ठीक है। हम हमने कॉन्कैटिनेट किया है कि जो भी स्टेट के अंदर ग्राफ स्टेट की वैल्यू है उसमें ऐड कर दो आई एम, ठीक है। क्या कर दो? आई एम। यानी पिछली जो भी ग्राफ स्टेट की के अंदर वैल्यू होगी उसमें आई एम ऐड करके ये स्टेट को रिटर्न कर देगा। नोड क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। इसने स्टेट को अपडेट कर दिया। बात नहीं समझ आई? किसको ये बात समझ नहीं आई? अच्छा, जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे फिर समझ आ जाएगी। दूसरा नोड हमने बनाया, वो भी यही काम कर रहा है, प्रिंट की दी। हमने उसमें भी ये कहा कि जो भी उस टाइम के ऊपर वैल्यू होगी ना ग्राफ स्टेट के अंदर, उसमें सिर्फ सैड ऐड कर दे। क्या चीज ऐड कर दे? सैड ऐड कर दे। और तीसरा नोड हमने क्या किया कि जो भी पिछली वैल्यू है उसमें हैप्पी ऐड कर दे, ठीक है। अब आते हैं फ्लो के ऊपर। ये क्या कर रहा है कि जो भी हमारे स्टेट में ग्राफ स्टेट की वैल्यू होगी उसमें आई एम ऐड कर रहा है। ये ऐड क्या कर रहा है? सैड ऐड कर रहा है।
और नोड 3 क्या ऐड कर गए, हैप्पी ऐड कर गए। ये हमने अभी अपने क्या किए, नोड क्रिएट कर लिए। पाइथन फंक्शन होते हैं ना नोड, नोड क्या है, पाइथन फंक्शन है। वो हमने पाइथन फंक्शन अपने बना लिए, यानी हमने नोड क्रिएट कर लिए। लगाते हैं ना, रुको तो सही, एजेस बनाएंगे ना जब फिर लगाएंगे। तो अब पहला काम हमने क्या किया, स्टेट बनाई, स्टेट का स्कीमा बनाया। दूसरा हमने काम क्या किया, नोड्स बना लिए। ओके, अब हमने क्या करना है, एजेस बनाने हैं। लेकिन एजेस से पहले एक प्रॉब्लम है हमारे पास। हमारे पास प्रॉब्लम है कि नोड 1 जो है ना, इसके एजेस किसी कंडीशनल एजेस हैं। इसके कंडीशनल एजेस हैं, क्या है इसके कंडीशनल एजेस हैं। तो इसके कंडीशनल एजेस हैं, तो हमें कोई कंडीशन तो बनानी पड़ेगी। वो कंडीशन भी एक्चुअल में क्या चीज है, फंक्शन हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, फंक्शन बनाएंगे। जो कंडीशनल एज है ना, उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाना है। देखिए फंक्शन हमने कैसे बनाया, अब वैसे ही एक डिसाइड मूड का फंक्शन बनाते हैं। जो क्या लेगा, स्टेट लेगा, रिटर्न क्या करेगा, या तो नोड 2 रिटर्न करेगा या नोड 3। लिटरल का पता है ना, टाइप लिटरल्स याद है, टाइप्स में टाइप एलियसेस होते थे सब, टाइप एलियसेस, उसमें या तो नोड 2 आएगा या नोड 3 आएगा, थर्ड चीज कोई भी नहीं आएगी। टाइप स्क्रिप्ट में एक चीज होती थी ना, तो पाइथन में इसी तरह से लिटरल है, या तो नोड 2 रिटर्न होगा या नोड 3 रिटर्न होगा। ठीक है, आगे है, डिसाइड मूड क्या करता है, सिर्फ प्रिंट ये करा आगे, यूजर का इनपुट लेगा। अच्छा, ये यूजर का इनपुट हमने वैसे दे दिया, इसमें हमने एक रैंडम का पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से एक पैकेज इंपोर्ट किया है। वो सिर्फ क्या कर रहा है कि रैंडमली हमें लेस देन 0.5 चांसेस दे गए, यानी 50-50 चांसेस दे गए कि अगर लेस देन 50% हमारे पास नंबर आए तो नोड 2 को रिटर्न करे, अदरवाइज नोड 3 को। हमने ये ऐसी कंडीशन कोई बनानी थी ना, तो हमने रैंडमली एक कंडीशन रैंडम से बना ली है फॉर द टाइमिंग। ये समझ लें हम लैंग ग्राफ का हेलो वर्ल्ड करें, तो ये सारी चीजें ये कंडीशनल, हाँ जी, अभी अभी कंडीशनल एज बनाने के लिए उसको किसी बेस के ऊपर डिसाइड करना है ना, तो वो फंक्शन बनाया है, वो फंक्शन बनाया है जिसकी बेस के ऊपर डिसाइड होगा कि मैंने कौन सा पाथ जो है फॉलो करना है। ठीक है, ये फंक्शन बनाया है अभी। अच्छा, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपने ग्राफ को बिल्ड करना। ग्राफ क्या है हमारा, ये कंप्लीट ग्राफ है, इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, लैंग ग्राफ डॉट ग्राफ से हमने इंपोर्ट किया स्टेट ग्राफ, स्टेट ग्राफ, स्टार्ट और एंड। स्टार्ट और एंड क्या चीजें, अच्छा स्टार्ट को आप समझ लें एक वर्चुअल नोड है, जो हमें बताता है कि हमारे एंट्री पॉइंट हमारी एप्लीकेशन का यहाँ से। और एंड क्या है, ये भी एक वर्चुअल नोड है, कोई फंक्शन नहीं हम बना रहे, ये बना बनाया हमें ग्राफ से मिल जाता है, ये एंड पॉइंट जहां पे टर्मिनेट हो जाता है। तो ये हमने इंपोर्ट किया कहाँ से, लैंग ग्राफ डॉट ग्राफ से। उसके बाद स्टेट ग्राफ की क्लास जो हमने इंपोर्ट की थी, उसमें हमने स्टेट पास की और इसका एक हमने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया बिल्डर। अभी ये ग्राफ का हम इंस्टेंस एक क्रिएट किया है, ये किसका इंस्टेंस क्रिएट किया है, ग्राफ का। अब यहाँ पे स्टेट ग्राफ क्यों है, लैंग ग्राफ जो ग्राफ प्रोवाइड करता है उसकी टाइप्स हैं डिफरेंट। स्टेट ग्राफ एक टाइप है, दूसरी भी टाइप का ग्राफ हो सकता है, तो वहां पे चेंज हो जाएगा नहीं। तो हम कौन सी ग्राफ का कौन सी टाइप का ग्राफ यूज करें, स्टेट ग्राफ। हमने वो वाली इसलिए क्लास इंपोर्ट की, उसके अंदर जो हमने स्टेट का स्कीमा बनाया था वो पास किया, और उसका एक इंस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया बिल्डर। अब बिल्डर जो है ना, हमारे ग्राफ का एक इंस्टेंस है, इसके अंदर मेथड्स हैं ऐड नोड करने के। अपने ग्राफ में हमने अब क्या करने हैं, नोड ऐड करने हैं। ये हमारा ग्राफ है ना, इसके अंदर नोड ऐड करने हैं। क्या करने लगे हैं हम, नोड ऐड। नोड अभी तक हमने सिर्फ क्रिएट किए थे। अगर मैं आपसे सिंपली ये बात करूं कि सिर्फ ये इतना पोर्शन क्रिएट हुआ, इतना पोर्शन क्रिएट हुआ और इतना पोर्शन, ये 3 बॉल्स क्रिएट हुए बस। ठीक है, ग्राफ में हमने फंक्शन बनाए थे इसके, अब इसको ग्राफ में ऐड करें। बिल्डर का जो हमने इंस्टेंस क्रिएट
क्रिएट किया, उसके अंदर एक मेथड है ऐड नोड का। उसमें वो कौन से पैरामीटर लेता है? पहले तो लेता है नोड का नेम, जो भी नाम रखना चाहिए, रखना चाहते हैं आप। अब नोड 1 के बजाय इसका नाम रेहान नोड 1 कर दें, ठीक है? कोई भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, ये नोड 1 अगर आपको कंफ्यूज करेगा तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, रेहान नोड 1, ठीक है? नोड 2 को हम कर देते हैं उस्मान नोड 2, और नोड 3 को हम कर देते हैं इब्तिसाम, ताकि ये वाला जो नोड 1 और नोड 1 तो सेम आ गया ना, वो डिफरेंट हो जाए। अब चूंकि मैंने यहाँ पे चेंज किया है नाम, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन में भी चेंज करना पड़ेगा। चलें वो कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड हम पैरामीटर क्या दे रहे हैं इसमें? जो हमने फंक्शन बनाया था नोड वाला, यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया था ना हर नोड के लिए, नोड 1 का फंक्शन, नोड 2 का फंक्शन, ये फंक्शन हम सेकंड आर्गुमेंट दे रहे हैं। पहला क्या था? उसका नाम। सेकंड क्या था? जो फंक्शन नोड का क्रिएट किया। अब हम यहाँ पे एजेस बनाना शुरू करेंगे। देखें, हमारे ये बॉल्स, नोड्स जो बॉल की शेप में है, ये ऐड हो गए हमारे इधर, लेकिन रिलेशनशिप नहीं है इसमें। अब हमने ये फ्लो, ये एजेस ऐड करनी है, ये एजेस ऐड करनी है कि इसका फ्लो ग्राफ का कैसे होगा। ये सबसे आसान काम है। सबसे पहले देखिए, मैंने आपसे एक बात की थी कि अगर आपने पेपर के ऊपर या इसी तरह के किसी इंटरफेस के ऊपर आपने पहले से अपना ग्राफ बनाया हुआ है ना, तो ये काम बड़ा आसान हो जाता है। सबसे पहले हमारी कौन सी एज है? नॉर्मल एज है। सबसे पहले कौन सी एज है? वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो स्टार्ट से जा रही है, नोड 1 पे जा रही है। स्टार्ट से नोड 1 हमने ये एज ऐड करनी है, तो ऐड करते हैं बिल्डर डॉट ऐड एज। अब ये भी मेथड है, बिल्डर का जो इंस्टेंस है, बिल्डर के साथ ही सब कुछ करेंगे। मेथड यूज किया एज का, पहला हमने क्या कर दिया? उसको स्टार्ट दे दिया। दूसरा, स्टार्ट से वो शुरू होगा। स्टार्ट क्या था? विजुअल हमारा नोड। स्टार्ट क्या हमारा? विर्चुअल नोड। स्टार्ट हमारा विर्चुअल नोड था, तो हमने कहा कि जो हमारी एज बनेगी वो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, और टर्मिनेट कहां पे होगी? यानी दूसरी किसको कनेक्ट करेगी? नोड 1 को। हमने इसका नाम चेंज कर दिया, तो यहां पे भी नाम चेंज कर देते हैं। यानी किस नोड को ये जाएगी? यहां से स्टार्ट से नोड 1 को। सिंपल काम है, इजी है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ऐड करते हैं। अब हमने नोड 1 के साथ आगे कंडीशनल एज ऐड करनी है, तो उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है? बिल्डर डॉट ऐड कंडीशनल एज, ये मेथड है इस इंस्टेंस का। बिल्डर डॉट ये ऐड कंडीशनल एज का जो मेथड है ना, हमने ये ऐड करना है। हमने इसमें कहा कि ये जो स्टार्ट होगी किस नोड से? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? नोड 1, रेहान नोड 1। इसको यहां पे चेंज कर देते हैं। और चूंकि ये कंडीशनल एज है, तो इसको किसी बेस के ऊपर डिसाइड करना है कि इसका सेकंड पॉइंट कौन सा हो, किसके साथ जाके कनेक्ट हो। यानी नोड 3 के साथ कनेक्ट हो या नोड 2 के साथ कनेक्ट हो। तो उसके लिए हमने जो ऊपर फंक्शन बनाया था डिसाइड मूड वाला, वो फंक्शन यहां पे हमने पास कर दिया। वो फंक्शन कहाँ पे है? ये वाला जो डिसाइड मूड वाला जो फंक्शन बनाया था ना, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। और इनके नाम भी हम चेंज कर देते, और ये वाले यही नाम थे ना? चले, अगर आ जाएगा नहीं तो। अगर यहाँ पे क्या कर गए, जब वो फंक्शन कॉल होगा ना, जब नोड 1 डिसाइड करना चाहेगा कि मैंने किस आउटपुट भेजना है, तो वो क्या करेगा? फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन को जब कॉल करेगा, तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? या तो वो इब्तिसाम नोड 3 रिटर्न करेगा, या वो क्या करेगा? उस्मान नोड 2। ठीक है, या नोड 2 रिटर्न होगा या नोड 3 रिटर्न होगा। ऐसे ही है ना? ऐसे ही होगा ना? ठीक है। तो उस केस में हमारी एज क्या बनेगी? हमारी एज जो है, हमारा फ्लो
उस बेस पे डिसाइड होगा कि किसके साथ बनता है। आगे ये हमारी कंडीशनल एज भी ऐड होगी। अब आगे दो एजेस रह गई, कौन सी? नोड 2 की एंड के साथ, नोड 3 की एंड के साथ। वो हमने नोड 2 नोड 3 के साथ कर ली। यहाँ पे भी नाम चेंज करने हैं। अच्छा, लैंग, इसके बाद हमने, अब हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, इसको सिर्फ कंपाइल करना है। तो उसका एक बिल्डर डॉट कंपाइल जब आप करेंगे ना ये मेथड, और उसको स्टोर करवा लेंगे एक नए वेरिएबल में, ग्राफ के वेरिएबल में। ठीक हो गया, ग्राफ के वेरिएबल में हमने स्टोर करवा लिया। जब इसको रन करना होगा तो ग्राफ डॉट इन्वोक कर लेंगे। लेकिन इसका हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हमें प्रोवाइड करता है लैंग ग्राफ। वो किस तरह करता है? डिस्प्ले के अंदर इमेज, इमेज के अंदर ग्राफ डॉट गेट ग्राफ का मेथड यूज होता है, और एक और है ड्रॉ मर्मेड डॉट पीएनजी। किस, ये टाइप किस तरह का आप ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं उसके लिए होता है। ये हम कहाँ से करते हैं? इमेज हमने किया आई पाइथन से। ठीक है, अब इसको थोड़ा रन कर लेते हैं, कहाँ तक रन हुआ है। अब देखें भी सही काम हुआ है कि नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, अब रिपीट भी करें साथ साथ। सबसे पहले हमने क्या किया? स्टेट बनाई। ठीक है, उसके बाद स्टेट का स्कीमा बना लिया। उसके बाद हमने अब फंक्शंस बनाए, नोड के नोड्स बना लिए। उसके बाद क्या किया हमने? नोड्स के साथ एजेस क्रिएट की। सॉरी, हमने कंडीशनल एज के केस के लिए वो डिसाइड मूड का एक फंक्शन बनाया। उसके बाद हमने क्या किया? ग्राफ का एक स्टेट ग्राफ का इंस्टेंस क्रिएट किया, उसमें नोड ऐड किए और उसमें एजेस ऐड की। ठीक है, और उस ग्राफ को फिर कंपाइल किया, और उस ग्राफ की फिर हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखी कि क्या हमारा ग्राफ ठीक बना है। इसको रन करते हैं। अब ये हमारा ग्राफ बना है, स्टार्ट हो गए। पहले किस पे जा गए? रेहान नोड 1 पे, और किसी कंडीशन की बेस के ऊपर उस्मान नोड 2 या इब्तिसाम नोड 3 पे जा गए, और आगे वो कहाँ पे कनेक्ट हो गया? एंड पे। क्या हमारा इसी तरह से बना है? बस इसको उल्टा सीधा हो गया ना, सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। 90 पे इसको कन्वर्ट कर दें, वही बन जाएगा। ओके, ये तो हमारा बन गया। इतना तो हमें पता चल गया कि जो हमने ग्राफ बनाया है वो इसी तरीके से बनाया है। अब इसकी इन्वोकेशन को देखते हैं, इन्वोक करते हैं। ग्राफ डॉट इन्वोक में सबसे पहले मैं क्या चीज पास कर रहा हूं, ये बताएं। सबसे पहला इनपुट मेरा क्या है? स्टेट ही है ना। ग्राफ स्टेट की के अंदर मैं बोल रहा हूं हाय दिस इज रेहान। इसको मैंने ग्राफ में पास किया। अब देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या काम होता है। अब देखें रन क्या हुआ। सबसे पहले नोड 1 रन हुआ। ठीक है, उसके बाद डिसाइड मोड, डिसाइड मूड, मूड आना है यहाँ पे, डिसाइड मूड आया। उसके बाद कौन सा रन हो रहा है? नोड 3। इनपुट में हमने ये स्टेट दी थी इन डिक्शनरी की फॉर्म में। आउटपुट में हमें क्या मिली? हाय दिस इज रेहान, आई एम, और आगे हैप्पी पेंड हो गया। हैप्पी किस में था? नोड 3 में था, और नोड 2 में था सैड। हमने 50-50 चांसेस रखे हैं ना, तो कहीं पे सैड सैड भी आ जाएगा। हमने देखें, हमने सारी इसी में अपेंड करवाते गए थे ना। वो क्या कर रहा है? इसी की को मॉडिफाई कर गए। दोबारा चलाते हैं, फिर हैप्पी आ गया। अब आया आए। अब कौन सा फॉलो हुआ? नोड 2 वाला जो सैड वाला था। पहले कौन सा फॉलो होगा था? हैप्पी वाला। ठीक है, तो ये एक सिंपल सिंपल तरीन आप समझ लें कि तरीका है किसका? लैंग ग्राफ में ग्राफ बनाने का। अब किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसमें, इस नोड में, क्या ये एजेंटिक है? आप मुझे बताएंगे, हमने जो बात की थी तो इसमें कौन सा नोड एज अ एजेंट काम कर रहा है, और क्या ये एजेंटिक वर्कफ्लो है? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, हमने पहले डिफाइन किया था ना
इस केस में बताएं क्या ये एजेंटिक वर्कफ्लो है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से नोड एजेंट्स हैं। सोच के बताएं, उसी जो एंड्रयू यांग की हमने डिफाइन की थी ना, उसी को कंसिडर करें और उसके मुताबिक मुझे बताएं ये इस सवाल का जवाब दें। अच्छा अच्छा, चले पहले ये बताइए एजेंटिक वर्कफ्लो है? अच्छा, दूसरा ये बताएं इसमें कौन सा नोड एजेंट है? नोड वन। दोनों आंसर आप लोगों के गलत। ये एजेंटिक भी नहीं है और इसमें कोई एजेंट भी नहीं है। एजेंट की एजेंट को हमने कैसे डिफाइन किया था? डिग्री ऑफ एजेंट हमने कहा था ना। लेकिन इसमें कौन सा काम हो गया? वो जो डिसीजन ले गए वो तो सिंपल एक फंक्शन है। ना कहीं पे हमने एलएलएम यूज किया, ना कोई उसकी रीजनिंग यूज कर गए, कहीं पे यूज कर गए, सिंपल हमने हार्ड कोडेड डाटा डाला है। ये एजेंटिक वर्कफ्लो, सिंपल वर्कफ्लो है ये, और इसमें कोई भी नोड एजेंट नहीं है। रैंडम नहीं, देखो वो रैंडम लाइब्रेरी आपको एक आउटपुट देगी है, या 0.5 से कम या ज्यादा। ठीक है, 0 to 1 कोई भी वैल्यू जनरेट करी है, उस वैल्यू के आपने डिफाइन किया हुआ कि ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा तो ये होगा, कम होगा तो ये होगा। अगर आप इसको एजेंट कहते हैं तो इस तरीके से एआई तो पहले इफ एल्स की बेस के ऊपर तो बहुत पहले से है, उसको हम एआई थोड़ी कहते थे। जो चैटबॉट इफ एल्स की बेस के ऊपर बनते हैं, हमने लास्ट क्लास में एक वीडियो देखी थी इफ एल्स वाली, मोहन और वो कौन सा था दूसरा सर, माधव। तो मोहन और माधव वाली एग्जांपल को अगर आप देखें वीडियो वाली, उसमें एक इफ एल्स की बेस पे काम कर रहा था कि इफ ऑर्डर ये हुआ तो मैं ये ला के दूंगा, अगर ऑर्डर ये होता ये ला के दूंगा। सिंपल चैटबॉट क्या करते हैं, इफ एल्स का पहले करते थे। इसमें कहीं पे रीजनिंग नहीं होगी, इसमें कहीं पे डिसीजन पावर नहीं होगी, तो ना तो ये एजेंटिक वर्कफ्लो है और ना इसमें कोई नोड एजेंट है। अब यहां से आपने ये पॉइंट समझना है कि लैंग ग्राफ में जो नोड्स हम बनाते हैं वो नोड्स एजेंट हो भी सकते हैं, या तो वो एजेंट होंगे, या वो कोई टूल होंगे, या एलएलएम होंगे, या एलएलएम विद टूल, वो कुछ या सिंपल कोई फंक्शन भी हो सकता है। नोड्स को हमने एजेंट नहीं कहना कि हमने एक नोड बना दिया उसको हम कह दें कि वो एजेंट है, तो वो एजेंट नहीं।